अभी मैं टॉपर्स की जो सीरीज है उसमें जो अगले शख्स जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ वो 2013 की आरएस परीक्षा और आरएस 2017 के बैच से हैं। बहुत कुशल और एक सफल प्रशासक रहे हैं और बाड़मेर में लगभग सब उनको जानते हैं। समंदर सिंह जी बाटी सर, आरएस एसडीएम बाड़मेर हेडक्वार्टर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत सर। माँ शारदे के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान निवर्ती सर, हमारे साथी अधिकारीगण, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सब युवा शक्ति। काफ़ी लंबा समय हो गया है, थक तो नहीं गए? अच्छा, पानी पिलाना है? इनको जल सेवा करें। सभी ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई है। मैं भी प्रयास करूंगा जो मेरे अनुभव बता पाऊँ आपको। काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन उसमें आपके भी हो जाएंगे। होता क्या है, जनरली हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, प्रीजुडिस हो जाते हैं कि ये तो हो नहीं सकता या कोई ये अलग होगा। कई बार लगता है सिलेक्शन होने के लिए कोई स्पेशल स्कूल में एजुकेशन आवश्यक है। राजस्थान में, विशेष पश्चिमी राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर अब थोड़ा आगे बढ़ा है। बाकी जनरली गाँव में सरकारी विद्यालय होते हैं और सरकारी विद्यालयों में बाड़मेर, जैसलमेर हो चाहे मारवाड़ हो, 50% से ज़्यादा स्टाफ होता ही नहीं है। तो ये परिस्थितियाँ चेंज करना सरकार के हाथ में कोशिश करती है सरकार, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में स्कूलें खुलती है, उतनी संख्या में भर्ती हो नहीं पाती, तो गैप हमेशा बना रहता है। तो आप में से सरकारी विद्यालय में कितने पढ़े लोग हाथ खड़ा कर दे। तो मेरी भी पढ़ाई सरकारी विद्यालय से ही हुई है। मैं 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ और 12वीं के बाद में पूरा स्वयं पाठी रहा हूँ। मेरा कॉलेज बीएससी मैंने प्राइवेट किया है और फिर इतिहास में एमए किया, वो भी प्राइवेट किया है। सफ़र की शुरुआत प्राइवेट स्कूल से करी थी, 2-2.5 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया मैंने। उसके साथ में ग्रेजुएशन किया और लगभग 21-22 साल की अवस्था में मेरा पशुपालन में सिलेक्शन हो गया था। पशुपालन कंपाउंडर बना था मैं, LSA जिसको बोलते हैं, लाइव स्टॉक असिस्टेंट। अब तो वो पशुपालन इंस्पेक्टर बन गए। तो चूँकि सरकारी सेवा में एक बार आ गया तो फिर रेगुलरिटी रही नहीं, तो बीएड वगैरह ऑप्शन ख़त्म हो गए। अब फिर हम लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरा आरएस में 4 बार प्री नहीं हुआ, 4 बार आरएस प्री नहीं निकला। 5वीं बार प्री निकला, अधिनियम सेवा में गया 2012 की भर्ती से और 2013 की भर्ती में प्रॉपर में सिलेक्शन हुआ। मेरा 46 रैंक है राजस्थान में 2013 वाले एग्जाम में। तो गलती कहाँ होती है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा बताने का मकसद इतना सा है कि जहाँ हमने गलती करी वहाँ आप नहीं करें। कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज़ पता होती है तो हम सोचते हैं भाई हम तो इंटेलिजेंट है। मैंने जैसे 2003 का दिया आरएस, 2003 पहली बार मैंने दिया तो बॉटनी सब्जेक्ट से दिया। उस समय ऑप्शनल होते थे तो ऑप्शनल में बॉटनी से दिया। मन में लगता था कि हम तो बॉटनी में इंटेलिजेंट है, बुक्स लाए नहीं, सीधे जाके एग्जाम देख के आए तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। फिर साथ में बॉटनी छोड़ा, जूलॉजी से दिया। फिर गलती करी, आर्ट में फिर जूलॉजी से दिया। फिर साथ में मेरे एक बैचमेट है श्रवण जी खोकर, अभी IRS हैं, श्रवण कुमार खांगटा के चौधरी है, मेरे बैचमेट थे, वेटनरी में थे मेरे साथ। तो उनका सिलेक्शन हुआ तब हमें लगा कि हमें भी तैयारी करनी चाहिए। तो उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, 10 में इतिहास से दिया, फिर प्री नहीं हुआ। 12 में MA किया इतिहास से और 12 में प्री बाई चांस हुआ। मतलब 12 प्री हुआ जब तक मैं सीरियस नहीं था। हर बार वही गलतियां दोहराते, मतलब सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करते। और प्री के बाद में 3 महीने की तैयारी हुई
हमने भी कोचिंग में गया उत्कर्ष में, जोधपुर में। अब कोचिंग में आपको फायदा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ मैं। कोचिंग में क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं 200-300 की जो संख्या है, आपको भीड़ में आकलन होता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और फिर अपना आकलन करें। प्रोबेबिलिटी का नियम होता है कि 10 में से हम कहाँ ठहरते हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने बैठेंगे एग्जाम में, सीटें कितनी, अपना खुद का आकलन कर सकते हैं आप। जब कोचिंग में पहली बार हम गए तो हम तो बिल्कुल जीरो थे। किसी ने 2 बार एग्जाम दिया, किसी ने 2 बार इंटरव्यू दिया, हम तो पहली बार नए थे, अता पता भी नहीं था ज़्यादा। लेकिन हमने आकलन किया, मैंने मेरे लेवल पे आकलन किया, पता चला जैसे मेरे सब्जेक्ट थे इतिहास और दूसरा था दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी। तो इतिहास में मैं आपको उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, इतिहास में जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं, उस समय 400 नंबर के आते थे आपके सब्जेक्ट, और मतलब 400, 400, 800 नंबर के, 500 नंबर के अनिवार्य विषय होते थे, 1300 के होता था। तो लोग क्या करते हैं, अनिवार्य विषय छोड़ते थे कि 800 में से अच्छे मार्क्स ले आएंगे, अनिवार्य को क्या पढ़ना। तो मैंने कहा मैं अगर अनिवार्य पे अच्छी मेहनत करूं तो इसमें अपन प्लस हो सकता है, मैंने हिंदी की कोचिंग ली। इसी तरह इतिहास के अंदर दक्षिण भारत का इतिहास, जो संगम साहित्य वगैरह होते हैं, चोल पांड्य वगैरह, तो लोगों को थोड़ा टफ लगता है तो लोग उसको छोड़ते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो चीज़ नहीं आती है उसको छोड़ते हैं, और वही चीज़ परीक्षा में आ गई तो वो हमें पीछे छोड़ देगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें। हमने क्या उस पर साउथ इंडिया के इतिहास पे थोड़ा ज़्यादा मैंने फोकस किया, तो उसका परिणाम रहा कि लोगों से अब संयोग ऐसा बैठा कि 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया दक्षिण भारत के इतिहास से, तो हम दूसरों से थोड़े प्लस हो गए। तो फाइनली 3 महीने की तैयारी मेरी 356वीं रैंक लगी 2012 के एग्जाम में, और मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला, आबकारी निरीक्षक। तो उसके बाद मुझे लगा कि इतने दिन तो ऐसे ही सो रहे थे, हमारा सिलेक्शन तो हो सकता है। तो फिर जो 12 के एग्जाम में जिन लोगों ने किताबें बताई, टाइम कम था, पढ़ नहीं पाए, किताबें ले तो आए लेकिन पढ़ना टाइम कम था, तो 13 के एग्जाम से पहले बिना एग्जाम के सारी किताबें पढ़ ली। अब समय पड़ा है, किताबें लाई हुई है, पैसे वैसे ही लग गए, तो पढ़ना है। तो हमने सारी किताबें पढ़ ली जो भी थी बुक्स। संयोग से 2013 का एग्जाम सब्जेक्ट हट गए और जनरल स्टडीज के साथ हुआ, तो सभी इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ गए। पहले क्या होता था, साइंस के सब्जेक्ट को लोग अच्छे नंबर ले आते, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में 800 में से 700, 650 तक लोग नंबर ले आते थे, तो आर्ट्स वाले पिछड़ते थे। लेकिन 13 के एग्जाम से आरपीएससी ने सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, और उसमें क्योंकि हमारे पढ़ा हुआ था, तो 13 के एग्जाम में कोई कोचिंग का मौका मिला नहीं, आबकारी निरीक्षक था, समय मिला नहीं, 2 दिन परीक्षा की सीएल मिली, बाकी कोई अवकाश नहीं मिला, कोई कोचिंग का समय नहीं मिला। उसके बावजूद मेरी 46 रैंक आई। उसका रीजन ये था कि हमने वो चीज़ पढ़ ली। तो मेरा आपसे निवेदन इतना सा है, अपने आप को मन में ठान लें कि भाई हमें गलतियां नहीं करनी है। अब मैं, कई लोग लगता है कि साहब उसकी फला कैटेगरी है, उसकी फला कैटेगरी, मेरी जनरल कैटेगरी है, और जनरल में भी पुरुष कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, ये मेरी 3री सरकारी जॉब है। तो अगर कोई सिस्टम में खराबी होती या कुछ गड़बड़ होती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। होता है कि हम खुद को आकलन नहीं करते, सिस्टम को दोष देते हैं। कभी कहते हैं उसके तो पिताजी फलां लगे हुए हैं इसलिए उसका ऐसे हो गया, कभी कहते हैं उसके परिवार में फलां नेता है उसने सिफारिश कर दी होगी, कभी ये नहीं सोचते कि वो कितना पढ़ता है और हम कितना पढ़ते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, यहाँ जो भी आपके मन में हो, आप एडमिशन लेवे नहीं लेवे आप पे निर्भर है, आपको आकलन करना है स्वयं का। यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको आगे क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो एक अवस्था निकलने के बाद में आप खुद को, मन में आपके कुंठा जागृत हो जाएगी, आपको लगेगा कि हमने टाइम बर्बाद कर दिया। क्योंकि आपको पता है समाज चाहे कोई सा हो, समाज सफलता को सलाम करता है, खड़े होना होता है, माला लेके सफल लोगों के साथ खड़ा होगा, असफल लोगों का साथ घर वाले भी बहुत कम देते हैं। तो उसके लिए अपने को खुद पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग मन में ठान के जाएं कि भाई हमको ये चीज़ पढ़नी है। और दूसरा, मन में क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होता था, कई बार निराशा आ जाती है।
तो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कर्मणि से अधिकार वस्तु माँ फलेसु कदाचिन। आप अपना कर्म करते जाएं, फल 100% मिलेगा। अपन क्या करते हैं, परिस्थिति सिलेक्शन नहीं होता, उसको किसी परिस्थिति से जोड़ देते हैं। साहब मेरा हो जाता है, लेकिन उस समय क्या हुआ कि मेरे घर में फला आदमी की डेथ हो गई थी, या फला ऐसा हो गया था। कई कहते थे साहब मेरी घर वालों ने शादी कर दी थी। तो शादी करती तो कोई, आपकी जो पत्नी है वो कोई बुक थोड़ी पकड़ती है। मैं 12th में पढ़ता था, मेरी सगाई हुई थी, मिसेज 8th में थी, मेरी शादी को 18 साल हो गए, और सारी पढ़ाई हमने शादी के बाद करी। दोनों गवर्नमेंट में सेलेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि शादी आपके अड़चन आती, आपके घर में बहन नहीं होती क्या? ऐसा तो कोई घर नहीं है जिसके घर में महिला सदस्य नहीं होती। तो एक सदस्य घर में एक्स्ट्रा आ जाएगी तो आपका कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? मेंटेलिटी हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। होता क्या, अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो चल रहा है देश काल परिस्थिति में, होता है कि हम जो चीजें नहीं होनी चाहिए उसके साथ जोड़ लेते हैं खुद स्वयं को। अभी जैसे सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया क्या दूध दारू तलवार है, आप इनसे दूर भी नहीं रह सकते। वर्तमान दौर में रहते हैं तो आप खुद मतलब तय नहीं कर पाते कि आपको कितना जुड़ना है उसके साथ। अब होता है कि हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, हम कभी शांति से सोचना दिमाग में, आप जाके आकलन करना आज मेरे कहने से एक पन्ना लेके कि सुबह से शाम तक आपने अपने उत्पादक घंटों में से कितने घंटे सोशल मीडिया को दिए, और उन घंटों से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया पॉजिटिव, आपको रिजल्ट क्या मिला उसका। आपने चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज देखे, चाहे कुछ भी देखे। मैं आपको निवेदन कर देता हूँ, जो विकीपीडिया होता है वो भी 100% श्योर नहीं होता, उसमें लिखा रहता है। विकीपीडिया पे जो आप चीज़ डाउनलोड करते हो वो लिखने वाले के निजी विचार होते हैं, स्पष्ट लिखा रहता है। तो व्हाट्सएप पे तो आपको पता है कुछ भी बना दो, आज एडिटेड का जमाना है। अब होता है क्या, समाज के अंदर कोई किसी के प्रति टिप्पणियां करवाएगा आपसे, क्योंकि उनको तो उनका मोटिव सॉल्व करना होता है। आपको मोटिवेट करेंगे नेगेटिवली कि उसके विरुद्ध कमेंट करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उनमें उनका फायदा है। अपने को क्या करना है, किसी के प्रति, किसी जेंडर के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति निष्पक्ष भाव से सोचते हुए ये सोचना है कि हमको कहाँ से ज्ञान मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति ज्ञान दे सकता है आपको, जरूरी नहीं है वो आपकी जाति का हो, आपकी धर्म का हो, आपके लिंग का हो। मेंटर कोई भी हो सकता है, शिक्षा किसी से मिल सकती है। जहां से भी आपको आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आए वैसा ज्ञान मिलता हो तो उससे निसंकोच लीजिए। और जो भी आपको सिखाएगा वो आपको निसंकोच सिखाएगा, निस्वार्थ भाव से सिखाएगा, उसका कोई उसमें लाभ नहीं होता। अध्यापक कभी नहीं चाहता कि मेरा जो पढ़ाया हुआ बच्चा है वो मेरे से कमजोर रहे। जिंदगी में केवल दो व्यक्ति होते हैं, एक तो आपका अध्यापक, एक आपके माता पिता, जो आपका बुरा नहीं चाहते। दूसरी बात, लोग कहते हैं हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप घर से निकलते हो ना, एक बार आप अपने पिताजी की आंखों में आंखें मान ला के घर से निकलो, गारंटी आप लाइन हट जाओ तो आपका जो पिता है उसके मन में, उसकी आंखों में आपके प्रति जो सपने हैं, वो सपने अगर आपने देख लिए तो आपको सोते हुए नींद नहीं आएगी। बाकी को आपको ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत ही नहीं है। हम सब एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, सब ज़्यादातर लोग काश्तकार हैं। मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान में अब पिछले सालों को छोड़ दें तो पूरे गांव में 2-3 सर्विस होती है। मेरे घर में मेरी पहली सरकारी सेवा है। सभी मतलब किसी जाति का कारण नहीं है, सभी इक्वल बैकग्राउंड पे हैं। किसी के पास पूछते नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारा पढ़ा है, हमको कमाने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी प्रयास करता है उसकी संतान पढ़े। अब हो सकता है आपका जो साथी है उसको कोई अच्छी स्कूल एडमिशन मिल गया, कोई बात नहीं, बुक्स तो आपको भी मिल सकती है। बुक्स का चयन करें। तो उसमें मेरा आपको निवेदन रहेगा, आरएस में क्या होता है, कितना पढ़ें उससे दूसरा मैटर करता है क्या पढ़ें। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। जो आपका सिलेबस होगा, सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करें, सिलेबस में एक एक पॉइंट को पढ़ें और उस पॉइंट से संबंधित ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें। आप पहली से 12वीं तक की सभी सब्जेक्ट की बुक्स को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ के स्वनिर्मित नोट्स बना लें। मैं आरएस की नहीं कह रहा हूं, हर एग्जाम में काम आएंगे। राजस्थान आपका पॉलिसी डिसीजन है, राजस्थान के हर वैकेंसी में 25% राजस्थान आएगा।
तो जो चीज़ें नहीं बदलने वाली है उनको ढंग से पढ़ लें। कुछ चीज़ें बदलती है, इकोनॉमिक्स के आंकड़े बदलते हैं, बाकी अरावली पर्वतमाला वहीं रहनी है, उसकी लंबाई चेंज नहीं होनी है, इतिहास वहीं रहना है, भूगोल वहीं रहनी है, कला संस्कृति वहीं रहनी है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो आप कंपटीशन में बैठना चाहता है राजस्थान में, 25% राजस्थान ही आएगा, ये सरकार का पॉलिसी डिसीजन है। तो अगर आप राजस्थान को अच्छे से कवर कर लें, देखो आप 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100% की बात कर रहा हूँ, 100 में से कंपटीशन में 80% से ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। 20% सवाल किसी को नहीं आते। आप ये मत समझो कि सभी करने हैं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन पासिंग मार्क नहीं लाने होते, कंपटीशन में दूसरों से आपको आगे कैसे निकलना है, ये तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। तो 20% तो किसी को नहीं आते, 20% आपका राजस्थान हो गया। अब पीछे आपको 60% की तैयारी करनी है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एक अच्छा अखबार पढ़ने की आदत डालें। सोशल मीडिया में आपको फिर कह रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है सोशल मीडिया वर्तमान समय में। अपने उत्पादक घंटों का अधिकांश समय हम लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, दिन में 10 बार अपना स्टेटस डालते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप अच्छी पढ़ाई कर लें, स्टेटस लोग डालेंगे, अपना स्टेटस खुद के डालने से थोड़ी होता है। आप अपना स्टेटस इतना ऊंचा कर लेंगे, लोग डालें, लोग सिलेक्शन होने के बाद आपके नज़दीकी रिश्ते ढूंढेंगे, आपके शादी के कार्डों में नाम छपाएंगे। इसलिए छपाएंगे क्योंकि आपका स्टेटस नाम डालने से उनका बढ़ता है कि ये फलां के रिश्तेदार हैं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, मैं कोई परिस्थिति को दोष नहीं देता कि मेरा 4 बार क्यों नहीं हुआ। जो समय था, जितना मदर फादर कर पाए उन्होंने किया, जितना हम कर पाए हमने प्रयास किया। लेकिन आप लोगों के पास अभी समय है, तो हमने जहाँ गलतियाँ करी, 4 बार मेरा प्री इसलिए नहीं हुआ कि मैंने सीरियसली तैयारी नहीं करी। तो आप लोग जब भी कंपटीशन देवें थोड़ा सा सीरियसली होकर करें, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है। जैसे आप एक साथ कंपटीशन में लाखों लोग जब बैठेंगे, तो जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो आगे बढ़ेगा, तो तैयारी में पिछड़ जाएगा। आपने चाहे 90% लिया है, लेकिन एक राउंड आप देखना, अभी रीट की मेरिट में पॉइंट ऑफ नंबर छूटे, 1 मार्क्स में तो पूरी मेरिट खत्म हो रही है। हमारे 2013 वाली वैकेंसी में मेरी 46 रैंक है, हम 8 लड़के लड़कियां जो भी है इक्वल मार्क्स पे 8 जने, 46, 7, 8, 9, 50, 51, 52 तक रैंक के मार्क्स सेम है। फाइनल मार्क्स 23, 24, 24 रैंक, 5 रैंक्स 3 जने हैं, तीनों के मार्क्स सेम है। आप कंपटीशन का अंदाजा लगाओ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग यहाँ पधारे हैं, इस एकेडमी का है, जहाँ तक आप अपना आकलन करना। और आपको फ़ायदा क्या मिलेगा इससे? फ़ायदा ये है कि आपको अपने घर के नज़दीक आपको खुद को जज करने का एक आकलन मिलता है कि भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मेरे साथी, जैसे मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में आप अपना आकलन करोगे, आप 100 में कहाँ ठहरते हो, वैसा ही 100% में आएगा। बाकी बच्चों से तुलना कर लो, जहाँ आपके जो सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, जैसे अभी अभी अंग्रेजी की बात हो रही थी, कंपटीशन में आपका चाहे हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे साइंस है, प्रश्न के नंबर जब सबके बराबर है, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक भी सब्जेक्ट छोड़ना, बिना टच कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हुए आपको तैयारी करनी है, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, सभी सब्जेक्ट पे अच्छा ध्यान दें। और दूसरा रहेगा लिखने की प्रैक्टिस। कंपटीशन में अभी वर्तमान में समस्या क्या हो रही है, कुछ लोग लिख नहीं पाते। तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है, परीक्षा नजदीक आती है, अधीरता बढ़ जाती है, आदमी घबराहट हो जाती है। ज्यादातर लड़कों लड़कियों के साथ यही समस्या है। परीक्षा हॉल में जाते हैं, उनकी बीपी बढ़ जाती है, सवाल याद होते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है। जो चीज, देखो, आप चिंता करोगे तो भी सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, आपको पता नहीं है दूसरों के कितने मार्क्स आएंगे। चिंता नहीं करोगे तो भी सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है। तो जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो चिंता किस बात की करनी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको चिंता मुक्त होकर एग्जाम दें। फ्रेश माइंड से एग्जाम देंगे तो परिणाम में बेहतरता मिलेगी। आपके शुरुआती मान लो 1 पन्ना पढ़ा, 10 सवाल है, 10 में से 8 नहीं आए, आप तो उसी समय बैठ गए, पैसे लग गए, कोचिंग कर ली, जब मेरे को तो कुछ ही नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है। 100 में से 8 सवाल नहीं हुए, कोई बात नहीं। जब सबके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है।
अगर कोई परीक्षा में पेपर एग्जाम बहुत टफ आ गया, आपको लगा मेरे तो 60 नंबर ही हो रहे हैं, तो फिर दूसरा तो आपका साथी है, वो कोई बाहर से थोड़ी आया, मेरिट अपने आप डाउन जाएगी। तो आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित समय में करें और अच्छे से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा मैं फिर कह रहा हूं आपको, अपना जो मित्र मंडल है, जो आपका साथी है, साथी कोई भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है, जो पढ़ने वाला और पॉजिटिव नेचर का है उसके साथ संपर्क रखें। जो पॉजिटिव नेचर का नहीं है, आपके स्वभाव से मेल नहीं खाता, तो उसको विनम्रता पूर्वक मना कर दें कि भाई मेरे परीक्षा है, मैं थोड़ा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, लेकिन मेरी पूरी व्यक्तिगत कारणों से मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर हो जाएं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। किसी को मान लो नौकरी करनी ही नहीं है तो वो तो अपना काम करेगा, कोई बिजनेस में जाना है, किसी को और कुछ करना है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, सोशल मीडिया पे आप घर जाके आज आकलन करना कि आपके दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे आप सोशल मीडिया को दे रहे हैं और उसमें से प्रोडक्टिव कितने हैं। अब जो चीज़ है ही नहीं, उसमें कई लोगों की आदत होती है यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कैसा भी इस वीडियो से मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा पुनः, आप किसी भी एग्जाम में बैठे सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करें और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो है, तब तो आपके काम का, नहीं तो आपके 10 मिनट खराब करेगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। और अगर जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, तो आप मोबाइल में नहीं देखे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 12 महीना व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे तो आपका कहीं अखबार में नाम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये सोशल मीडिया, क्योंकि उनका होता क्या है कि जैसे मान लो कोई आदमी रील बनाता है, उसका तो काम है रील बनाना, वो मोनेटाइज है, उसको उससे पैसे मिलते हैं, तो वो तो उसका बिजनेस है और आप उससे प्रभावित होते हो। फिर मान लो किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर दिया, फिर दिमाग में आता है पता नहीं क्या हो गया, मेरे नेगेटिव कमेंट क्यों किया। और चढ़ने वालों को आपको पता है, जो आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव कमेंट होंगे। आप पढ़ोगे, आपके पड़ोसी कहेंगे कि अब देख लेंगे क्या करता है, हम भी बहुत पढ़े थे उस जमाने में। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको जिनका किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो उनका क्या फ्रस्ट्रेशन होता है, जो स्वाभाविक उनकी कुंठा है वो दूसरों पर निकलती है। किसी आदमी का सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके पास जाके आप उनके अनुभव पूछोगे तो वो पॉजिटिव अनुभव नहीं बताएगा, वो यही कहेगा उस समय ये हो गया था, वो हो गया था, फला व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ, उसकी सिफारिश थी, कोई कहता है कि फला ने पैसे दे के सिलेक्शन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेक्शन होता है उसमें मेहनत का प्रभाव है। अब आपके सामने आपने देखा, ये रवि जी हैं, रवि जी नेवी में हो गए, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हो गए, 2 डिपार्टमेंट अलग अलग, और फिर आरपीएससी के एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। जब टैलेंट था तब जाके अलग अलग डिपार्टमेंट ने इनको चुना है। अगर टैलेंट नहीं होता तो सर्विस एक ही चेंज नहीं होती, चेंज क्या लगती ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप भी देखो, नजर उठा, अभी आपके अखबार में आया था 2-3 दिन पहले, जैसलमेर का एक लड़का 5 सरकारी सर्विस में सिलेक्शन हो गया। अभी आपके वहाँ कमला चौधरी जी, उनका हिंदी व्याख्याता में सिलेक्शन हुआ था कॉलेज लेक्चर में, राजस्थान में कौन सी रैंक आई थी, महिला टॉपर थे शायद। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ से बहुत सारे लोग आईएएस बन गए, आपके यहाँ से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बन गए, तो आप किसी भी फील्ड में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप यहाँ आए हैं तो मन में शांति से सोचना घर जाके कि हमने जो मनुष्य जीवन लिया है उसको केवल सोशल मीडिया पर ही गंवाना है या पॉजिटिवली कुछ करना है। परिवार की परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती है और परिस्थितियाँ आपके हाथ में नहीं रह सकती। आपके हाथ में नहीं है कि आपके परिवार में कब डेथ होगी, आपके हाथ में नहीं है परिवार में कब शादी होगी, आपके हाथ में नहीं है पड़ोस में क्या घटना होगी। जो चीज़ आपके हाथ में, आप उसकी मेहनत आपके हाथ में, आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करोगे तो परिणाम 100% मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मेहनत करने वालों को परिणाम नहीं मिले। तो बहुत लंबा समय हो गया आपका, तो आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रेम सिंह जी और रवि जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 साल से यहाँ हूँ और जब तक यहाँ हूँ आपको कभी हमारी आवश्यकता महसूस होवे, आपको लगे कोई चीज़ के बारे में, ज़्यादा विषय के व्याख्याता नहीं है हम लोग, लेकिन इतिहास में एमए किया हुआ है और इतिहास में नेट भी किया हमने, तो
कभी भी हमारी आवश्यकता महसूस होवे तो हमें ज़रूर याद करना प्रयास करेंगे कि आपके जो भी स्टूडेंट हैं उनको हमारी जो भी बात है बता पाए। मेरा कहने का मतलब है मैं जो बता पाऊँ वही आप करें, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा काम है आपको बताना, आपको खुद को आकलन करना है आपके लिए जो सूटेबल हो। सभी ऑफिसर्स ने अपने अनुभव बताए हैं, आपको सुनना सबका है, आपका खुद का जज करना है आपको कि आपको उसमें से आपके लिए कौन सी परिस्थिति ठीक रहेगी और उसमें से आपको क्या ग्रहण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your words of wisdom, support, cooperation, and guidance. समंदर सर का जो व्यक्तित्व है वो समंदर जैसा ही गंभीर है, और सर से मेरा भी एक कनेक्शन रहा है। जब ऑनरेबल सीएम साहब की विजिट थी तब मैंने एक स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप में, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली कि सर अपने विद्यार्थी जीवन में मेरे सिस्टर का जो ससुराल है तो उनके घर पे किराए पे रहते थे, 2-3 भाई लोग थे ये। और जो उसके बाद जब मैं अपने सिस्टर के ससुराल में गया और चर्चा हुई इस टॉपिक पे, तो उनकी सासू माँ ने बताया कि बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड थे। ये जो 2 क्वालिटीज़ है, मैं मानता हूँ कि एक सिंसियर और हार्ड वर्किंग। अगर आप सिंसियर नहीं हैं, आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। वो इंग्लिश में कोट है कि इफ़ हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, इफ़ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। मतलब हार्ड वर्क है, कड़ी मेहनत टैलेंट को हरा देती है। अगर टैलेंटेड बंदा ऐसे बैठा रहता है कि हम तो टैलेंटेड है, कर लेंगे, 10th में इतने परसेंटेज है, 12th में इतने परसेंटेज है। सर की 2 बातों को मैं थोड़ा इलाबोरेट करूँगा। उससे पहले वो कहा गया ना कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बुढ़न डरा रहा किनारे बैठ। समंदर सर ने कहा था कि डिलीट करने के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। तो मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा एक फेसबुक अकाउंट था। जब मैं नेवी में था तब बनाया था, क्योंकि नेवी में क्या होता है कि फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कभी इस शिप पे, कभी उस शिप पे, कभी इस स्क्वाड्रन में, कभी उस स्क्वाड्रन में। तो फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, तो फेसबुक पे एक्टिव थे। अभी तो फेसबुक भी बैन है नेवी के अंदर, लेकिन उस टाइम हुआ करती थी। तो लगभग जब मैं इसकी आरएस 2018 की प्रिपरेशन कर रहा था तो एक ऐसा मोड आया जब मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। तो आप समझ सकते हो कि 2010 से लेके 18 मतलब 8-9 साल का उसमें फ़ोटोज़, मेमोरीज़, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मेंस की तैयारी कर रहा था, जनरली होता ही है कि अपन चाहे अपने को कितना भी समझा लें, जब वो रेड नोटिफिकेशन आता है, टिक आता है ना, वो पॉपअप होता है, तब अपना मन करता है कि देख लेते हैं क्या है ना, फॉलो रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो देख लेते हैं। और कई बार देखने के चक्कर में बहुत गहराई में चले जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैंने बड़े कड़े मन से एक निर्णय लिया, मैंने फेसबुक परमानेंटली डिलीट कर दी। लाइफ में सेक्रीफाइस करने होते हैं। जैसे मेरा खुद का ही एक कोट बनाया हुआ है कि सफलता बलिदान मांगती है। और बलिदान जो है वो आपको किस चीज़ का करना है? बलिदान करना है आपको नींद का, बलिदान करना है आपको अपनी इच्छाओं का, बलिदान करना है सोशल मीडिया पे। मैं मानता हूँ आज का ज़माना स्मार्टफोन का है, सोशल मीडिया का है। ये पॉसिबल नहीं कि सब डिलीट कर दें, लेकिन एक कंट्रोल होना चाहिए आपका कि दिन में मैं कितने घंटे मोबाइल चलाऊंगा या चलाऊंगी, कितने घंटे सोशल मीडिया यूज़ करूंगी, कितने मिनट करूंगी, ये आपका एक कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात जो कही गई है कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ, खुद को काबिल बनाओ, दूसरों पे या सिस्टर पे क्वेश्चन उठाने से कुछ नहीं होता है। वो कहा भी गया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रज्जा क्या है। तो अपने आप को इस लेवल तक बना दो, इस लेवल तक अपने आप को एक्सीलेंट बना दो कि कहीं डाउट ही नहीं रहे सिलेक्शन में। मेरे आरएएस 2018 में जब मैं अपीयर हो रहा था इंटरव्यू में, तो बहुत सारी अफवाहों का दौर चल रहा था कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ये करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है। तो अपने पास ना तो सिफारिश थी और ना ही कुछ और मुझे अपने आप पे भरोसा था कि अगर मेहनत करके इस लेवल तक पहुँचे हैं तो अपने को किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है और खुद की मेहनत है।
मेरे मेंस में पूरे राजस्थान में RS 2018 में जो रैंक थी वो रैंक 7 थी मेंस में। एंट्री में थोड़े मार्क्स कम थे तो रैंक 16 हो गई। बाकी मार्क्स मेरे मेंस में रिटर्न में इतने ज़्यादा थे कि मुझे अगर 50 या 40 नंबर देते तब भी मैं SDM ही बनता। तो अपने आप को, जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, अक्सर बोलते हैं यार RS की क्या तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में ये हो जाता है वो हो जाता है। अरे मेंस तो आपके हाथ में, वो तो आप खुद लिखोगे ना, वो चीज़ तो आप खुद कर सकते हो। तो जो चीज़ अपन कर सकते हैं और जो चीज़ पॉजिटिव है, अपने को एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारी में आगे बढ़ना है। दूसरी बात है कि मैं कोचिंग के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहा हूँ। जो संकल्प के विद्यार्थी है वो जानते हैं कि शुरुआती दिनों में मैं जब भी आता था, मैंने हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं करी थी कोचिंग के बारे में, और मैंने खुद भी कोई ऐसा कोचिंग नहीं की थी RS में। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि 3-4 सालों में मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे से जुड़ते रहते हैं गाइडेंस मेंटरशिप के लिए, तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ एक धोखा होता है। और नाम नहीं लूँगा मैं किसी इंस्टीट्यूट का या किसी भी व्यक्ति का, कई बार व्यवसायवाद हावी हो जाता है और छात्रहित पीछे रह जाता है। तो हमारा उद्देश्य जो है छात्रहित है, व्यवसायवाद नहीं है, जिसमें एक ऐसा डेडिकेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे बाड़मेर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक्सेसिबल, सुगम हो और अफोर्डेबल हो और उनके नज़दीक हो। और इसी के क्रम में ये IRA आपके सामने है।